Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन हमारा चल रहा था इस क्लासेस का, उसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम सरफेस केमिस्ट्री का थर्ड हम आपको लेक्चर देंगे और आज का जो हमारा फोकस होगा वह होगा कैटालिसिस। आज की हमारी बातचीत होगी वह होगी कैटालिसिस पर कि कैटालिसिस क्या होता है, कैटलिस्ट के कितने टाइप होते हैं, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट नेचर होता है, इंड्यूस कैटलिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, होमोजेनस क्या होता है, हेट्रोजेनस क्या होता है, एक्टिवेटर क्या होते हैं और कैटालिटिक पॉइजन क्या होते हैं। तो आपको जो है इस लेसन का जो सबसे पहला मैंने शुरुआत किया था एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन पे हमारा 2 लेक्चर था। आज हम जो है सरफेस केमिस्ट्री का जो सेकेंड पोर्शन है जिसका नाम कहते हैं कैटालिसिस, आज हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई भी सरफेस है, अगर कोई भी सॉलिड सरफेस है, अगर उस सॉलिड सरफेस पर कोई भी गैस या लिक्विड आके बैठ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एग्रीगेट होता है, तो जो बैठने वाले होते हैं, इकट्ठे होने वाले होते हैं, उनका नाम होता है एडजॉर्बेंट। जिस पर बैठता है उसका नाम होता है एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो संभावनाएं सरफेस पे होती हैं, उस संभावनाओं को पढ़ने की जो केमिस्ट्री होती है उसका नाम कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री। माने ऐसी केमिस्ट्री हम जिसमें फोकस करते हैं किसी भी सरफेस पे होने वाली सभी घटनाओं का, सभी संभावनाओं का, सभी पॉसिबिलिटी का, हम उसको कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। आईआईटी नीट और जो बोर्ड के एग्जाम है, सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई है, उसमें जो यूनिट, जो एनसीईआरटी की सेकेंड यूनिट है, सेकेंड पार्ट है, उसका जो 5वां यूनिट है उसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है। और जो आपके सिलेबस में उसमें 3 चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। एक है एडजॉर्प्शन पर, दूसरा कैटालिसिस पर, तीसरा कोलाइड पर। बाद में जो कोलाइड होता है उसको बांटा गया है साल में, जेल में, इमल्सन में और एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड में। तो हम जो सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट मैंने खत्म किया एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन हो गया। आज जो अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कैटालिसिस, माने कैटलिस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक या उत्प्रेरण। तो अगर हम बोलेंगे कैटलिस्ट तो उसका मतलब होता है उत्प्रेरक, और अगर बोलेंगे कैटालिसिस उसका मतलब होता है उत्प्रेरण। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अधीरा केमिस्ट्री क्लासेज। और जितने लेसन अब तक लिखाए पढ़ाए गए हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, उसको जाइए, देखिए और औरों को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए और केमिस्ट्री को बेसिक से एक्सट्रीम तक समझिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कैटालिसिस, और आज कैटालिसिस में हम बताएंगे कैटालिसिस क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, उसको हम कितने भागों बांट सकते हैं, उसका क्या टाइप है, क्या क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट नेचर क्या है, और कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन के रेट पे असर डालता है। आज इन सारी बातों में बातचीत होगी और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भूलना नहीं है, आपको याद करना है। यह हर जगह इसका यूज किया जाता है, जहाँ जहाँ रिएक्शन होगी, जहाँ जहाँ रिएक्शन की बातचीत होगी वहाँ वहाँ कैटलिस्ट होगा, वह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अगर ये कैटलिस्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप भी इसका पीछा मत छोड़िए। बहुत ही थ्योरेटिकल, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। हम पढ़ाने जा रहे हैं कैटालिसिस, कैटालिसिस। अब ये जानना है कि कैटालिसिस क्या होता है। तो कैटालिसिस के बारे में सबसे पहली बातचीत की थे बर्जीलियस ने। तो जो कैटालिसिस जो शब्द है उसको मैंने बांटा है 2 पार्ट में। एक है कैटा और दूसरा है लिसिस। कैटा जो शब्द है उसको बोलते बोलते लोगों ने बिगाड़ के बोलना शुरू किया काटा, और लिसिस का मतलब होता है लूजनिंग, लूजनिंग। काटा विदेशी वर्ड है, उसका मतलब होता है राड। राड माने होता है डंडा, राड माने होता है छड़ी, और लूजनिंग का मतलब होता है ढीला होना, ढीला होके टूट जाना। तो इसका मतलब होता है ढीला होके टूट जाना, माने ब्रेक होना, रप्चर होना। तो यह जो आपका कैटालिसिस है, अगर हम इसके शब्द पर जाएंगे
इसका मतलब होता है किसी भी चीज को राड से मार मार के तोड़ दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, या किसी भी चीज को डंडे से मार मार के ढीला कर दिया जाए, तो ढीला करने वाले का नाम होगा कैटलिस्ट, और इस पूरी घटना का नाम होगा कैटालिसिस। लेकिन अब जो आधुनिक केमिस्ट्री आई है, आधुनिक केमिस्ट्री में इस बात को लोगों ने अलग कर दिया, इसमें डेविएशन पैदा कर दिया है। कैटलिस्ट जो होते हैं एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे रहते हैं वैसे रिएक्शन के अंत में आपको मिल जाते हैं। कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाता ही नहीं है बल्कि घटाता भी है, रिएक्शन के रास्ते को ट्रांसफर भी करता है, इनहिबिट करता है, प्रमोट करता है, एक्टिवेट करता है। तो अब कहा गया है जो कैटलिस्ट एक ऐसा बाहरी सब्सटेंस होता है जो न तो रिएक्टेंट होता है न तो प्रोडक्ट होता है, बल्कि रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, बदलने की क्षमता रखता है, चेंज करता है। तो वे सब्सटेंस जो विदेशी सब्सटेंस होते हैं, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं होते हैं लेकिन अंत में रिएक्शन के अंत में आपको मिल जाते हैं, वापस मिल जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तो वे सभी सब्सटेंस जो न तो रिएक्टेंट होते हैं न तो प्रोडक्ट होते हैं बल्कि रिएक्शन के रेट पर असर डालने की क्षमता रखते हैं, उसका नाम होता है कैटलिस्ट। और ये पूरी घटना जो फेनोमेनन होती है उसका नाम होता है कैटालिसिस। तो मैंने आपको समझा दिया कि कैटालिसिस माने क्या होता है। तो कैटालिसिस का मतलब होता है उत्प्रेरण, इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरण, उत्प्रेरण। और जो कैटलिस्ट होता है उसे कहते हैं उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट पे असर डालते हैं और उसको घटाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। इस बात को अब जो आधुनिक केमिस्ट्री में वैज्ञानिकों ने समझाया हुआ है, और इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है ओस्टवाल्ड। बर्जीलियस ने कैटलिस्ट की खोज किया था 1836 में, लेकिन ओस्टवाल्ड ने इस बात को आधुनिक कर दिया। आधुनिक करके यह बताया कि वह लोग जो रिएक्शन के रेट पे असर डालते हैं लेकिन रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रूप में नहीं होते हैं, अंत में मिल जाते हैं, उसका नाम होता है कैटलिस्ट। और ये जो पूरी घटना होती है उसका नाम होता है कैटालिसिस। अब आते हैं जो कैटालिसिस होता है वह कितने टाइप के होते हैं, मतलब उसके कितने प्रकार होते हैं। तो हम जो है कैटालिसिस को बांटेंगे, तो हम बताने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। कैटालिसिस माने कैटा प्लस लिसिस, कैटा को बिगाड़ के बोला गया काटा, लिसी माने लूजनिंग, काटा माने राड, लूजनिंग माने ब्रेक होना। तो अगर किसी चीज को डंडे से मार मार के तोड़ दिया जाए, ढीला कर दिया जाए, तो यह घटना कहलाती है कैटालिसिस, डंडा कहलाएगा कैटलिस्ट। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कहा गया है कि सभी लोग जो रिएक्शन के रेट पर असर डालते हैं उसका नाम होता है कैटलिस्ट और पूरी घटना कहलाती है कैटालिसिस। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि कैटालिसिस कितने टाइप के होते हैं। तो कैटालिसिस को बांटा गया है दो आधार पे। एक आधार है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और एक आधार है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। दो आधार है। नंबर एक है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, माने कैटलिस्ट के फंक्शन के आधार पे कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं, कार्य करने के आधार पे। तो कार्य करने के आधार पे जो कैटलिस्ट होते हैं वे होते हैं चार टाइप के। तो हम चारों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, उस पर एक एक एग्जाम्पल देंगे। तो नंबर एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, और कैटालिसिस माने पॉजिटिव कैटालिसिस। नंबर एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटालिसिस। तो वे सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं होते हैं उनका नाम होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट,
और यह पूरी घटना कहलाती है पॉजिटिव कैटालिसिस। माने वे सब्सटेंस या वे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं उनका नाम होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, और यह पूरी घटना कहलाती है पॉजिटिव कैटालिसिस। यह हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सबसे आसान एग्जाम्पल है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। पोटेशियम परमैंगनेट नहीं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन जब होता है, इसको हीट करते हैं तो बनता है 2KCl + 3O2, यहाँ पर 2। इसका नाम पोटेशियम क्लोरेट है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। तो अगर कोई कैटलिस्ट नहीं डाला जाएगा तो यह बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जब हम इसमें MnO2 डाल देते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाती है। मतलब जो आपका MnO2 है वह रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ये कहलाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, और पूरी घटना कहलाती पॉजिटिव कैटालिसिस। मतलब MnO2 बिहेव एज पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज पॉजिटिव कैटालिसिस। एक और एग्जांपल आप जानते हैं, अमोनिया बनती है N2 + 3H2 से अमोनिया बनती है। तो जब इसमें आयरन डाल दिया जाता है तो अमोनिया के बनने की रेट बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। आयरन जब नहीं डालते हैं तो यह बहुत धीरे धीरे अमोनिया बनती है। N2 + 3H2 2NH3 बनता है। यह हाबर मेथड, हाबर प्रोसेस आप जानते हैं पहले से। अगर इसके साथ मॉलिब्डेनम भी डाल दिया जाता है तो रिएक्शन की रेट और बढ़ जाती है। तो आयरन जो है पॉजिटिव कैटलिस्ट है, MO जो है आयरन को एक्टिवेट करता है, तो MO कहलाता है एक्टिवेटर माने प्रमोटर। तो ये आपका 2 एग्जांपल हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट का। नंबर 1 हो गया पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है जब MnO2 डाला जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनते हैं हाबर प्रोसेस से। तो अगर ये आयरन नहीं रहेगा तो इनके बनने की स्पीड बड़ी कम रहती है, रेट कम रहता है। लेकिन जब आयरन डालते हैं स्पीड इसकी बढ़ जाती है, मतलब आयरन बिहेव एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। MO जो है वह होगा एक्टिवेटर होगा। इसी वीडियो में हम आपको अंत में बताएंगे बकायदा कि एक्टिवेटर क्या होता है। तो मैंने कहा जो कैटलिसिस होता है उसको बांटा गया है। तो जो सबसे पहला बांटने का फैशन है, तरीका है, वह है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पे। तो नंबर 1 क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट या कैटलिसिस। दूसरा है, आप इसको लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है नेगेटिव कैटलिस्ट ROR कैटेलिसिस, नेगेटिव कैटलिस्ट ROR कैटेलिसिस। यह बड़ी खास बात है। तो वे कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को घटाते हैं, रिएक्शन की रेट को कम करते हैं, उनका नाम होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, और यह पूरी घटना कहलाती नेगेटिव कैटलिसिस। अब नेगेटिव कैटलिसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप जानते होंगे क्लोरोफार्म के बारे में सुने होंगे। तो जो क्लोरोफार्म होता है बहुत खतरनाक होता है। क्लोरोफार्म जो होता है वह जब मीथेन के 3 हाइड्रोजन को हटा करके 3 Cl को लगा देते हैं तो बन जाता CaCl3। आपने पढ़ा होगा, अक्सर ये देखा जाता है, लोग कहते हैं, लैब में भी आता है, एग्जाम में भी आता है, कि क्यों क्लोरोफार्म को हम रंगीन कांच की बोतल में ढक्कन से ढक के अंधेरे कमरे में रखते हैं और 1-2 बूंद उसमें इथेनॉल मिलाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो क्लोरोफार्म है अगर उसको ऐसे ओपन हवा में खोल दिया जाएगा सनलाइट की मौजूदगी में, तो जो क्लोरोफार्म होता है वह सनलाइट से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होगा तो एक खतरनाक गैस का फॉर्मेशन करता है। उस खतरनाक गैस का नाम होती है CuCl2, उसको फाजिन गैस कहते हैं। और जो फाजिन गैस होती है बहुत विषैली होती है, बहुत हानिकारक होती है। तो फाजिन गैस न बने इसलिए क्लोरोफार्म को रंगीन कांच की बोतल अंधेरे कमरे में ढक्कन से ढक करके रखते हैं और उसमें 1-2 बूंद 3 बूंद जैसे उसका मात्रा रहता है इथेनॉल मिलाते हैं। मान जो इथेनॉल के आ जाने से क्लोरोफार्म का ऑक्सीडेशन की रेट कम हो जाती है,
माने क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन के रेट को कम करने के लिए इथेनॉल डालते हैं, दैट इज इथेनॉल बिहेव एज नेगेटिव कैटलिस्ट एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज नेगेटिव कैटलिसिस। तो क्लोरोफॉर्म CH Cl3 का ऑक्सीडेशन होगा तो बनता है COCl2 प्लस HCl, COCl2 प्लस HCl। अब यह जो है इसका नाम फाजीन गैस है, रिएक्शन का बैलेंस कर सकते हैं। ये फाजीन गैस न बने इसके लिए यहाँ पर डालते हैं इथेनॉल, दैट इज इथेनॉल बिहेव एज नेगेटिव कैटलिस्ट एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज नेगेटिव कैटालिसिस। तो यह फेनोमेनन क्या कहलाती है? नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाती है। तो एक हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट, और इसका लिख सकते हैं। तीसरा होता है ऑटो कैटलिस्ट एंड ऑटो कैटालिसिस। हम थर्ड बताते हैं ऑटो कैटालिसिस, और उसके बाद चौथा आएगा इंड्यूस कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस थर्ड है ऑटो कैटलिस्ट आर कैटालिसिस। तो मैंने कहा कि जो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को तेज करते हैं उसका नाम होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, और यह पूरी घटना कराती है पॉजिटिव कैटलिसिस। जो लोग रिएक्शन के रेट को कम करते हैं, स्लो करते हैं, उनका नाम होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, और यह पूरी घटना कहलाती है नेगेटिव कैटलिसिस। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें बाहर से कैटलिस्ट को नहीं डालते हैं। रिएक्शन शुरुआत में बड़ी स्लो रहती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगता है वैसे वैसे रिएक्शन की रेट अपने आप तेज होने लगती है। मतलब किसी रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट ही रिएक्शन के रेट करने के लिए अकाउंटेबल हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है, तो यह ऑटो कैटलिस्ट हुआ। इस पूरी घटना का नाम कहलाता है ऑटो कैटलिसिस। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है एस्टर एथिल एस्टेट का जब होता है हाइड्रोलिसिस। तो देखिए क्या होता है, CH3 CO C2H5 प्लस H2O। इसका होगा जब हाइड्रोलिसिस तो बनता है CH3COH प्लस C2H5OH। तो इसका नाम है एस्टर एथिल एस्टेट है, इसका नाम एस्टिक एसिड है, इसका नाम इथेनॉल है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो बहुत धीमे धीमे होती है शुरुआत में, लेकिन जैसे एसिड बनना शुरू हो जाता है रिएक्शन के रेट तेज हो जाते हैं, क्योंकि एसिड है या अनाइज होगा तो H आयन देगा, H आयन देगा तो जो H आयन होता है इसी रिएक्शन को लगता है कैटलाइज करने। ये घटना एसिड कैटलाइज कहलाती है, तो ये कहलाता है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट माने होता है तो किसी भी रिएक्शन बनने वाला प्रोडक्ट ही खुद रिएक्शन के रेट को तेज करने के लिए जिम्मेदार हो जाए, तो यह ऑटो कैटलिस्ट का बढ़िया एग्जाम्पल है। ऑटो कैटलिस्ट का और भी एग्जाम्पल है। अब आते हैं इंड्यूस कैटलिस्ट। इंड्यूस कैटलिस्ट ROR कैटालिसिस, इंड्यूस कैटलिस्ट ROR कैटालिसिस। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती हैं जो रिएक्शन होती हैं तो बहुत ही स्लो होती हैं, लेकिन जब उसके बगल में, साइड में, अगल बगल एक ऐसी रिएक्शन होती है जो तेज होती है, तो एक रिएक्शन अगर अपने बगल में होने वाले रिएक्शन को देख करके इंड्यूस हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, देखा देखी अपनी स्पीड को तेज करे, यह कहलाएगा इंड्यूस कैटलिस्ट, और यह पूरी घटना कहलाती है इंड्यूस कैटलिसिस। इसका सबसे आसान एग्जांपल है सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन एयर के द्वारा नहीं होता है, बहुत कम होता है,
लेकिन जब बगल में सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होने लगता है तो सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन की मदद से, ऑक्सीडेशन से प्रेरित होके, इंड्यूस होके सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीडेशन तेजी से होने लगता है। तो यह पूरी घटना कहलाती है इंड्यूस कैटलिसिस। और यह जो होगा, जो बगल की रिएक्शन होती है जो किसी दूसरे रिएक्शन को तेज करती है, उसका नाम होगा इंड्यूस कैटलिस्ट। तो हम जो टॉपिक आपके सामने पढ़ा रहे थे उसका नाम था कैटलिस्ट एंड कैटलिसिस। तो मैंने कहा कि जो सब्सटेंस रिएक्शन के रेट पर असर डालते हैं, घटाते बढ़ाते हैं, लेकिन खुद रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं होते हैं, उनका नाम होता है कैटलिस्ट। और ये पूरी घटना कहलाती है कैटलिसिस। तो मैंने क्या किया था, कैटलिस्ट को बांटा था दो वे में, दो फैशन में, दो मैनर में। एक मैनर था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के आधार पे कैटलिस्ट मैंने बांटा था 4 भागों में, अभी बताया मैंने, मिटा दिया था। नंबर 1 था पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा था नेगेटिव कैटलिस्ट, तीसरा था ऑटो कैटलिस्ट, चौथा था इंड्यूस कैटलिस्ट। ठीक, अब हमने पूरा सबको आपको एग्जाम्पल भी दिया था। अब मैं बताने जा रहा हूं कि फेज के आधार पे या अवस्था के आधार पे कैटलिस्ट या कैटलिसिस कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फेज माने स्टेट, on the basis of phase, on the basis of state लिखते हैं STATE, स्टेट के आधार पे, अवस्था के आधार पे। तो स्टेट के आधार पे जो कैटलिसिस होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है होमोजेनियस कैटलिसिस और एक का नाम होता है हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। अगर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम है, एक ही अवस्था में है, तो वह होगा होमोजेनियस कैटलिस्ट। इसको हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। और अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अलग फेज में हैं, अलग अलग फेज में हैं, तो वह होगा हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट या विषमांगी उत्प्रेरक। तो फेज के आधार पे जो कैटलिस्ट होगा 2 टाइप का होगा। नंबर 1 होमोजेनस कैटलिसिस। इसका मतलब होता है कि व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन सेम स्टेट, व्हेन कैटलिस्ट एंड reactant are present in same state, then they are known as homogeneous catalysis। सबसे आसान इसका एग्जाम्पल है, सबसे आसान एग्जाम्पल है नंबर 1 है, जैसे मान लिया आपके पास SO2, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, SO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यह बन रहा है 2SO3। यह NO नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है। तो यह भी गैस हालात में है, यह भी गैस स्टेट में है और यह भी गैस स्टेट में है। क्योंकि दोनों एक ही फेज में हैं, दोनों एक ही फेज में हैं, तो यह कहलाएगा आपको होमोजेनियस कैटलिसिस। क्या कहलाएगा? होमोजेनियस कैटलिसिस। एक और इसका एग्जांपल है 2KClO3, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो बनता है 2KCl+3O2। यह होता है MnO2 की प्रेजेंस में 2KClO3। यह दोनों एक ही फेज में है, तो यह कहलाएगा होमोजेनियस कैटलिसिस। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों एक ही फेज में रहते हैं, एक ही स्टेट में रहते हैं, तो वह कहलाएगा होमोजेनियस कैटलिसिस। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। अब आता है हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। हेटेरोजेनियस कैटलिसिस, हेटेरोजेनियस कैटलिसिस विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब होता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अलग अलग फेज में हो, दोनों अलग अलग अवस्था में होते हैं,
तब उन्हें कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और ये पूरी घटना जो फेनोमेनन है, मैकेनिज्म है, वह कहलाएगा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। हिंदी में कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है 2SO2 प्लस O2 2SO3 कांटेक्ट प्रोसेस में जब हम बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में जब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो यह प्लेटिनम मेटल की मौजूदगी में रिएक्शन की रेट तेज होती है। तो प्लेटिनम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है। प्लेटिनम जो होता है एक प्रकार का आपका सॉलिड है, यह दोनों गैस हैं। तो यह पूरी घटना कहलाती है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। मैंने कहा जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में रहेंगे तो होमोजीनियस, अलग फेज में रहेंगे हेट्रोजीनियस। अब यह गैस है और यह क्या आपका सॉलिड है, तो यह अलग फेज हुआ, इसका नाम होगा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक और है, हाबर प्रोसेस में अमोनिया बनती है। तो जानते हैं N2 प्लस 3H2 रिएक्शन होती है, बनता है 2NH3। यह आयरन और मॉलिब्डेनम की मौजूदगी में होती है। आयरन जो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, अब मॉलिब्डेनम जो होता है वह होता है एक प्रकार का प्रमोटर एक्टिवेटर होता है। तो इसमें यह दोनों क्या है, गैस है, लेकिन जो आयरन है वह होता सॉलिड। देख रहे हैं अमोनिया के फॉर्मेशन में दोनों अलग अलग फेज में होते हैं, तो यह कहलाते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट और ये पूरी घटना कहलाती है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। तो मैंने आपको जो है स्टेट के आधार पे कैटलिस्ट को बांटा है दो भागों में, होमोजीनियस कैटलिसिस और हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। तो यह हो गया कैटलिसिस के टाइप। तो टोटल मिला के हो गया 6 टाइप का हो गया। नंबर 1 पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट, तीसरा ऑटो कैटलिस्ट, चौथा इंड्यूस कैटलिस्ट, पांचवा होमोजीनियस कैटलिस्ट, छठा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब बताएंगे आपको हम कि जो कैटलिस्ट होता है, जो कैटलिसिस होती है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं। तो बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने कहा आपसे कि जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो न तो रिएक्टेंट होते हैं न तो प्रोडक्ट होते हैं, वह बाहरी एलिमेंट होते हैं। बाद में रिएक्शन के अंत में वैसे हुबहू मिल जाते हैं, उनका नाम कैटलिस्ट कहलाता है और ये पूरी घटना कहलाती है कैटलिसिस। जो कैटलिसिस होता है वह जो कैटलिस्ट होते हैं वे रिएक्शन के रेट पे असर डालते हैं, रेट को घटाते भी हैं, बढ़ाते भी हैं, इंड्यूस करते हैं, ऑटो करते हैं, एक्टिवेट भी करते हैं, इनहिबिट भी करते हैं। तो अब ये जानना होगा जो कैटलिस्ट होते हैं उनका क्या क्या कैरेक्टर है। तो इनको उनका जो सबसे पहला जो कैरेक्टर है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वे बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक ये मतलब होता है कि सभी कैटलिस्ट सभी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करते हैं। हर रिएक्शन को कैटलाइज करने का एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं, स्पेशल टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। हमारे कहने का मतलब यह होता है कि जो कैटलिस्ट होता है उसका नेचर एकदम स्पेसिफिक होता है। इसको समझना होगा कि अगर इथेनॉल है तो इथेनॉल को अगर डाला जाता है एल्यूमिना पर, तो इथेनॉल जब एल्यूमिना पर जाता है तब उसका हो जाता है इथेनॉल का डिहाइड्रेशन, तब एथिलीन बन जाती है। लेकिन जब इथेनॉल को कॉपर पे डाला जाता है तब एस्टल्डिहाइड बन जाता है। इसका मतलब यह होता है कि कॉपर अलग टाइप का मैकेनिज्म करता है और एल्यूमिना अलग टाइप का मैकेनिज्म करता है। मान जो कैटलिस्ट होता है उसका नेचर होता है स्पेसिफिक। नंबर 1 होगा स्पेसिफिक नेचर ऑफ कैटलिस्ट। दूसरा, जो कैटलिस्ट होते हैं वे उनकी थोड़ी मात्रा ही बड़ी बड़ी रिएक्शन के बड़े बड़े अमाउंट के रिएक्टेंट को कैटलाइज करने के लिए पर्याप्त होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। देखा गया है कि बहुत सारे
रिएक्टेंट होते हैं तो उसमें एक ही दो मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के रिएक्शन के रेट को अल्टर करने के लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं, उत्तरदायी हो जाते हैं। मतलब थोड़ी सी मात्रा ही कैटलिस्ट की रिएक्शन के रेट पर अल्टर कर सकती है। तो नंबर 1 होता है कैटलिस्ट का नेचर स्पेसिफिक होता है। दूसरा होता है कि उसकी बहुत ही कम मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जो कैटलिस्ट होते हैं वे रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रिएक्शन में अपने बांड को तोड़ते बनाते नहीं रहते हैं, जैसे रहते हैं रिएक्शन के बाद वैसे हुबहू मिल जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट यह हो गया, जो कैटलिस्ट होगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता कि वह रिएक्शन के रेट के पर अल्टर करता है। तो नंबर 1 हो गया स्पेसिफिक नेचर होता है। दूसरा होता है कि इसका अमाउंट की बहुत कम मात्रा होती है। तीसरा होता है कि रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, अंत में जाके मिल जाता है। चौथा, जो कैटलिस्ट होता है वह रिएक्शन अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, आप जानते हैं रिएक्शन जब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड होती है तब उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और अगर फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट की इक्वल हो जाती है तो जो डायनेमिक इक्विलिब्रिया पैदा होता है उसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट असर नहीं डालता है, असर डालता है जिस स्पीड से वह फॉरवर्ड रेट को तेज करता है उसी स्पीड से बैकवर्ड रेट को। तो जो अनुपात निकाला जाएगा वह अनुपात कांस्टेंट आएगा। हमारे कहने मतलब क्या होगा, जो कैटलिस्ट होता है केमिकल इक्विलिब्रिया पर फर्क नहीं डालता है, अफेक्ट नहीं डालता। इससे एक सवाल आपको हर कंपटीशन में आएंगे, IITG, एडवांस, मेंस, बोर्ड, नीट, एक सवाल आएगा क्या इक्विलिब्रियम पर कैटलिसिस का फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई असर, नो इफेक्ट इसका आंसर है। पांचवा, जो कैटलिस्ट होता है उसके अंदर एक खास बात यह होती है कि कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन की शुरुआत नहीं करता, रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। लेकिन इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों में, बहुत सारे लेखकों की बहुत बहस होती है। हमारा यह मानना है कि जो कैटलिस्ट होता है रिएक्शन की शुरुआत नहीं करता, शुरुआत करेगा तो उसका नाम हो जाएगा इनिशिएटर। कैटलिस्ट केवल रिएक्शन के रेट पर असर डालता है। रिएक्शन अगर हो रही है तो वह कम होगी, ज़्यादा होगी, इंड्यूस होगी, ऑटो होगी, इसका रोल कैटलिस्ट का है। कैटलिस्ट कभी रिएक्शन के रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। अगर इनिशिएट करने वाला कोई चीज़ है तो वह हो जाएगा फ्री रेडिकल या इलेक्ट्रोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा, उसका नाम हो जाएगा इनिशिएटर। इस बात को मन में रखा। जब बहुत सारी बात इस पर रहती है कि क्या रिएक्शन की शुरुआत भी करता, शुरुआत नहीं करता, केवल रिएक्शन के रेट पे असर डालता है, मतलब यह इनिशिएटर के रूप में काम नहीं करता है। अगला पॉइंट आता है कि जो कैटलिस्ट होता है उसका टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर से क्या ताल्लुकात होते हैं। तो टेम्परेचर को लेकर भी कैटलिस्ट पे बहुत सारी बातों में डेविएशन, बहुत सारे में बहस होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो कैटलिस्ट होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। लेकिन बहुत सारे केस में टेम्परेचर के बढ़ते जाने से जो कैटलिस्ट होता है उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो इस पर बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि हर कैटलिस्ट का एक स्पेशल टेम्परेचर होता है। तो ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कैटलिस्ट अपना 100% काम करता है उसकी एक्टिविटी या एफिशिएंसी, कैटलिटिक एफिशिएंसी बहुत एक्सट्रीम पे रहती है, अधिकतम रहती है। उस टेम्परेचर का नाम होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई कैटलिस्ट बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ठीक काम करता है। वह टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो टेम्परेचर का रोल पे जो बातें हैं तो मैंने आपको समझाया जो कैटलिस्ट होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो मैंने कहा स्पेसिफिक होता है, रिएक्शन के रेट पर असर डालता है, रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, थोड़ी सी मात्रा ही आवश्यक होती है, इक्विलिब्रिया पर असर नहीं डालता है, और टेम्परेचर को लेके एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर उसकी एक्टिविटी अधिकतम होती है उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब एक और मुद्दा आता है कि जो कैटलिस्ट होता है वह रिएक्शन के रेट पे कैसे असर डालता है। जो कैटलिस्ट की आम बात होती है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को केवल इंक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट का काम यह होता है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में आप जानते हैं अलग अलग मैकेनिज्म होती है। उस मैकेनिज्म में
रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, कोलाइड करते हैं। एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर किसी भी रिएक्टेंट के पास वह थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं रहती है तो हम उस रिएक्शन को टेम्परेचर देते हैं। तो टेम्परेचर दे करके मॉलिक्यूल को एक्टिव करते हैं, रैंडम मोशन को इंक्रीज करते हैं, कोलिजन को इंक्रीज करते हैं। तो जो टेम्परेचर हम देते हैं, दे करके किसी मॉलिक्यूल के रैंडम कोलिजन को इंक्रीज करा के एनर्जी बैरियर को पार करवाते हैं, वह टेम्परेचर कहलाता, वह एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो कैटलिस्ट होता है, जब उसको आप डाल देंगे आप रिएक्शन में, तो आपका काम कैटलिस्ट आसान कर देता है। आसान यह कर देता है कि आपको बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है। माने जो कैटलिस्ट होता है रिएक्शन के मैकेनिज्म में उस रास्ते की तरफ ले जाता है जिस रास्ते में एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। मतलब कैटलिस्ट आपके काम को आसान करता है। अगर कैटलिस्ट नहीं होगा तो आपको बार बार रिएक्शन को हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिएक्शन उसकी स्लो होगी। तो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को तेज करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, लोअर करता है। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। सवाल अक्सर 1 नंबर का सवाल, एक सवाल पक्का मिलेगा, कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी से क्या ताल्लुकात है। आप कहेंगे कैटलिस्ट रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। बहुत लोग समझते हैं इंक्रीज करता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन में जो कैटलिस्ट एनर्जी होती है उसकी वैल्यू को कैटलिस्ट कम करता है। तो यह मैंने आपको समझाया है कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब 2 पॉइंट और बाकी 2 चीज़ आपको बता दें यहीं पर। एक होता है कैटालिटिक प्रमोटर और एक होता है पॉइजन। तो एक बात हो जा, अभी बस 1-2 मिनट का मामला है। कैटालिटिक प्रमोटर, रिएक्शन में जो लोग रिएक्शन के रेट पे असर डालते हैं तो उसका नाम कैटलिस्ट कहलाता है और ये पूरी घटना कहलाती है कैटलिसिस। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्टेंट नहीं होते हैं, प्रोडक्ट नहीं रहते हैं, कैटलिस्ट भी नहीं रहते हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो जो कैटलिस्ट होता है, बुनियादी कैटलिस्ट, वह काम करना अच्छे से शुरू कर देता है। मान जो प्रमोटर है वह कैटलिस्ट को एक्टिवेट करता है। मान इट एक्टिवेट द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, इसलिए इसका नाम रखा जाता है इट इज़ द कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट। यह कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट होता है। जैसे अमोनिया जब बनती है हाबर प्रोसेस में तो N2 + 3H2 से बनता है अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल। यह रिएक्शन की स्पीड बड़ी स्लो रहती है, लेकिन जैसे इसमें आयरन डाल देते हैं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो हाबर प्रोसेस में अमोनिया के फार्मेशन की रेट बढ़ जाती हैं। लेकिन जब इसमें हम डाल देते हैं मॉलिब्डेनम तो रिएक्शन की रेट और बढ़ जाती है। यह दोनों रिएक्टेंट हैं। आयरन जो है कैटलिस्ट है, यमो जो है यह भी टी ब्लॉक का एलिमेंट है। जब इसको डाल देते हैं तब रिएक्शन की रेट इसलिए बढ़ जाती है कि जो आयरन जो एमओ होता है वह बिहेव करता है प्रमोटर, इसको कहते हैं एक्टिवेटर, क्योंकि यह इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अब लोग कहते हैं कैसे करता होगा, तो आप जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के सरफेस पर बहुत सारी फ्री वैलेंसी होती है, एक्टिव सेंटर होता है, अनबॉन्डेड अनबैलेंस बहुत सारे कोर होते हैं। तो यह माना गया है, एक ऐतिहासिक बहस होती है कि जो एक्टिवेटर होता होगा वह कैटलिस्ट के फ्री वैलेंसी को इंक्रीज कर देता होगा। तो इसके अंदर हेट्रोजीनियस फिनोमेनन में एब्जॉर्प्शन की स्पीड बढ़ जाती होगी तो रेट भी बढ़ जाता होगा। यह मानना है कि वे सभी लोग जो कैटलिस्ट नहीं होते हैं लेकिन जिनकी मौजूदगी से कैटलिस्ट काम करना अच्छा शुरू करता है, उसका नाम कहलाता है प्रमोटर, वर्धक कहते हैं, इसका नाम कहलाता है कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट। एक आपका हो गया एग्जाम्पल। अब आता है कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन माने इनहिबिटर कहते हैं उसको, POISION, इसी का नाम होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर्स, इनहिबिटर की स्पेलिंग या इसके बारे में जानते हैं। इनहिबिट माने होता है कम करना। तो वे सभी सब्सटेंस, वे सभी लोग जो न रिएक्टेंट होते हैं न प्रोडक्ट होते हैं,
न कैटलिस्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन जिनकी मौजूदगी से जो कैटलिस्ट होता है उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तो उनका नाम कहलाता है इनहिबिटर कहलाता है। वे कैटलिटिक के लिए जहर होते हैं, पॉइजन होते हैं, उसको उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है, आप जानते हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनने में क्या होता है, 2SO2 प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है 2SO3। यह होता है प्लेटिनम की मौजूदगी में। प्लेटिनम जो होता है इसकी रिएक्शन की स्पीड को तेज करता है, लेकिन जब इसमें डाल दिया जाता है आर्सेनिक ऑक्साइड As2O3 तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, रिएक्शन की रेट कम हो जाती है, क्योंकि जो आर्सेनिक ऑक्साइड वो तो कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन इसके आ जाने से प्लेटिनम काम करना थोड़ा कम करता है। यह प्लेटिनम का जो एफिशिएंसी होती है उसको कम कर देता है। ऐसे और सारे एग्जाम्पल हो, जितने आपके पास अमोनिया बनती है, अमोनिया बताया था कि हाबर प्रोसेस में, तो आयरन जो होता है वह तो हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, यमो जो हो गया वह तो हो गया एक्टिवेटर, लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड डाल देंगे तो आयरन काम करना बंद कर देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड आयरन को मार देता है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। तो ऐसे सभी लोग, ऐसे सभी सब्सटेंस जो रिएक्टेंट नहीं होंगे, प्रोडक्ट नहीं होंगे, लेकिन किसी भी कैटलिस्ट को कम कर देते हैं उसकी एक्टिविटी को। ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में ये माना जाता है कि जो इनहिबिटर होते हैं आते हैं रिएक्टेंट के एडजॉर्ब होने के पहले ही जा करके कैटलिस्ट के सरफेस को ब्लॉक कर देते हैं, उसके जाके सरफेस बैठ जाते हैं, उनकी फ्री वैलेंसी को खुद ले लेते हैं। जब खुद ले देंगे तो अच्छे एडजॉर्बेंट तो हो नहीं पाते हैं, इससे यह इनके ऊपर नहीं एडजॉर्ब कर पाते हैं, रिएक्शन रेट अपने आप कम हो जाती है। तो जो आपका इनहिबिटर होते हैं वह कहलाते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट, और जो एक्टिवेटर होते हैं, प्रमोटर होते हैं, वह कहलाते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट। तो ये मैंने आपको समझाया कैटलिटिक एक्टिवेटर माने प्रमोटर, और बताया मैंने कैटलिटिक पॉइजन। यह आज का पूरा एक वीडियो था जो बहस हुई थी पूरी कैटलिसिस पर, और मैंने कैटलिस्ट समझाया कि कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, इंड्यूस कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिसिस, हेटेरोजेनियस कैटलिसिस, क्या क्या इनका नेचर होता है, और यह बताया है कि मैंने कैटलिटिक प्रॉपर्टी को कौन एक्टिवेट करेगा, कौन इनहिबिट करेगा। ये वीडियो आपको है, इसको देखिए शुरुआत से लेकर अंत तक, और अभी तक जिन्होंने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। जितने लेसन अब तक हो चुके हैं उस लेसन के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए सारे वीडियो को, और अच्छे से आप रिस्पांस करेंगे वीडियो को देखने के बाद। धन्यवाद।